नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी की सीरीज चल रही है। एसएसटी हिस्ट्री की बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। और जो भी लोग बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती के लिए एसएसटी के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपये की सीरीज है मित्रों। 399 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री का। पूरा कक्षा 6, 7, 8 का पूरा कंप्लीट नोट्स दूंगा हिस्ट्री का, केवल वनली हिस्ट्री। लेकिन ये बात जान लीजिए, मैं वनली हिस्ट्री दे रहा हूँ, लेकिन वनली हिस्ट्री आपका पढ़ाकर पिला दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 के पीपीटी नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ 2500 प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर वाले सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और कंप्लीट कोर्स है 399 रुपये का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के लिए। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यही फोन पे नंबर है, यही पेमेंट पेटीएम नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 8318397276, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। एक सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूं, तो प्रश्न संख्या 41 अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? दरअसल यह मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें कैनेडी नाम के व्यक्ति बैठे थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। और यह हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है, और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस हैं, जो 15 वर्ष की उम्र में फांसी पाए थे। प्रफुल्ला चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड, बहुत ही बदनाम न्यायाधीश था। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि बग्घी पर किंग्सफोर्ड बैठा है, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। ठीक है, उसमें कैनेडी एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी और बेटी बैठी थी, और उनका डेथ हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का काम प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा था। ठीक है, किंग्सफोर्ड के प्रति लोगों की आक्रोश का भाप कर इसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेजा गया था। तो मुजफ्फरपुर में भेजा गया था सेशन जज बनाकर किंग्सफोर्ड को। ठीक है, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी की जिम्मेदारी थी कि वह क्या करें, किंग्सफोर्ड का हत्या करें। ठीक है, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है बच जाता है। किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से बाहर निकलते किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। लेकिन देखिए, गाड़ी जो थी वह किंग्सफोर्ड की थी, लेकिन बैठा कोई और था। ठीक है, उसमें यूरोपीय महिलाएं बैठी थी। ठीक है, पिंगले कैनेडी नामक एडवोकेट थे, उनकी पत्नी और बेटी बैठी थी, जो मारी गई। तो उसके बाद खुदीराम बोस को 15 वर्ष की उम्र में उनको फांसी हो जाती है, सबसे कम उम्र में फांसी होती है खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ला चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो घटना होती है 1908 में होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरपुर के का जज था किंग्सफोर्ड। प्रश्न 42 देखिएगा आप लोग के स्क्रीन पर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, जितने भी प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हैं, और टिपिकल प्रश्न ही मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और ऐसे ही 3500 क्वेश्चन दिए, 2500 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पीपीटी नोट्स होगा। अब आप सोच लीजिए आपकी तैयारी की गति क्या रहेगी। कुल मिलाकर 40 में से 35 क्वेश्चन नहीं में आप कर जाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो। कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस भी कराइए, ज्योग्राफी भी कराइए। मैं नहीं करा पाऊंगा यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करा पाऊंगा। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ ना, उसमें से आपका बेहतरीन प्रदर्शन आपका होगा। यह चैनल का नाम हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो कुछ मर्यादा रखूंगा कि नहीं रखूंगा, सब मैं नहीं कराऊंगा, ओनली हिस्ट्री पर ही का काम होगा। प्रश्न 42 देखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने। किसने किया था? तो यह आपका निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसका था? अरविंद घोष का था। विकल्प डी जो है आपका सही है। बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रश्न है। व्याख्या देखिएगा। अरविंद घोष या श्री अरविंद घोष एक महान अरविंद एक योगी और दार्शनिक थे। दरअसल एक शुरुआत में क्या थे? शुरुआत में क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में यह क्या क्रांति जीवन से संन्यास ले लिए और यह योगी और दार्शनिक बन गए। ठीक है,
फिर 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म होता है, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? कलकत्ता में जन्म हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में वह एक योगी बन गए और उन्होंने पांडिचेरी में आश्रम स्थापित किया। देखिए, कई प्रश्न आ सकता है इनका। पांडिचेरी में इनका आश्रम था, ठीक है। 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनका जो सिद्धांत था वह निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन कौन से हैं? एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया अखबार कौन सा है? देखिए, दो अखबार इनके एनी बेसेंट के थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दो अखबार एनी बेसेंट के थे। एनी बेसेंट का को लोग क्या कहते थे? माता बसंत कहते थे। माता बसंत इनका उपनाम था, ठीक है। और यह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं और पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रहती हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार कौन थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। मतलब 1 और 2 दोनों विकल्प जो है आपका सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। एनी बेसेंट जो है अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट। अच्छा, थियोसोफिस्ट का मतलब क्या होता है? थियोसोफिस्ट का मतलब जो लोग हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म में यकीन रखते हैं, हिंदू और पारसी धर्म में, ठीक है, उन्हें थियोसोफिस्ट कहा जाता है। तो मतलब प्राचीन मूल्यों पर विचार करते हैं। थियोसोफिस्ट महिला अधिकारियों की समर्थक, लेखक, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी अंग्रेजी में प्रकाशित दो अखबार थे। इसका उद्देश्य भारत में शुद्धता के प्रति जागृति उत्पन्न करना था, ठीक है। प्रश्न 44 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या है? स्वदेशी आंदोलन जो 1905-8 में होता था, 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी आंदोलन होता है, तो इसका तात्कालिक कारण क्या है भाई? आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ है? स्वदेशी आंदोलन तो इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ है ना। बंगाल विभाजन हुआ था, इसी के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन इसका तात्कालिक कारण है, या फिर लोकमान्य तिलक द्वारा अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडावेश, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी, निर्वासन, तो यही है भैया। यही लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? फूट डालो राज करो, ठीक है, यह उसकी नीति। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, कितने भागों में? 2 भागों में होता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था मुसलमान बहुल्य था और पश्चिम बंगाल जो था वह हिंदू बाहुल्य था। 1905 में विभाजन होता है, 1911 में बंगाल का क्या किया जाता है? एकीकरण कर दिया जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन का तात्कालिक कारण 1905 में शुरू हुआ, यह आंदोलन 1908 तक चला था। 1905 से लेकर 1908 तक कौन सा आंदोलन चलता है? स्वदेशी आंदोलन चलता है। क्यों चलता है? बंगाल विभाजन के विरोध में चलता है। प्रश्न 45 देखिएगा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ? 1930 में, 1932 में, 1928 में या 1931 में? हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपये की सीरीज में आपको 2500 प्रश्नों की सारगर्भित सीरीज मिल रही है, व्याख्या के साथ मिल रहा है, 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का पूरा नोट्स मिल रहा है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। देखिए, जो पहले से हमारे पेड मेंबर हैं, 1499 वाले पेड मेंबर हैं, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उनको मैं ज्वाइन करा दूंगा। लेकिन जो केवल जूनियर एसएसटी के लिए चाहते हैं उन्हें ज्वाइन करना होगा 399 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम, देखिए नमक सत्याग्रह कब चला था? 12 मार्च से चला था, 12 मार्च और 12 मार्च से चला था 6 अप्रैल तक। कितना दिन हुआ? लगभग 24 दिन का दांडी यात्रा था, ठीक है। और अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से चलता है और दांडी गांव तक चलता है। 24 दिन का यह पैदल मार्च निकाला गया था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन की यात्रा थी। अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से चलता है और 79 लोग महात्मा गांधी के साथ चलते हैं, ठीक है। दांडी गांव कहाँ है? गुजरात के नवसारी जिला में है। प्रश्न 46 देखिएगा, माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? जनरल डायर की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था, उधम सिंह ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था?
तो ऊधम सिंह ने किया था। ऊधम सिंह ने हत्या कब किया था? 1940 में किया था। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। ठीक है, कविता है। तो 1940 में जाकर जनरल डायर को गोली मार दिया था। किसने? ऊधम सिंह ने। ठीक है, आप सोच लीजिए। और घटना कब की थी? 1919 की जलियांवाला कांड वाला घटना था। कुल मिलाकर कोई 21 साल बाद भी बदला ले सकता है, ऐसा जनरल डायर ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऊधम सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रण कर लिया था कि जनरल डायर को खत्म करना है, त्याग करना उसका। तो विकल्प सी, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह लंदन पहुंचकर 1940 में डायर को गोली मार दिए। प्रश्न 47 देखिएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन भारत आया कब था भैया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे, महर्स्ट थे, लिनलिथगो थे या वेल्लेस्ली थे? ठीक है, तो यह थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 42 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय रहते हैं। और सबसे ज्यादा समय तक भारत का वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक भारत के वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम 1936 से 42 तक रहते हैं। और क्रिस मिशन जब आया था तो यही वायसराय थे। देखिए, भारत में जब क्रिस मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, प्रश्न 48 देखिएगा। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। कब भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, मार्लियामेंटो 1909 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन कमीशन 1928। तो देखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। मॉन्टेगू उस समय क्या थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव या भारत मंत्री। ठीक है, वह कौन थे? मॉन्टेगू। और चेम्सफोर्ड कौन क्या थे उस समय? वायसराय थे। ठीक है, इसलिए इसको और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि दोनों लोगों की मिली भगत से यह रिफॉर्म आया था 1919 में। ठीक है, जिसका मतलब था द्वैत शासन लागू करना। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। 1919 के एक्ट में ही द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा। द्वैत शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप था। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज, देखिए अब यहाँ पर देखना होगा कि द्वैत शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक अंग्रेज थे, लियोनेल कॉर्टिस। लियोनेल कॉर्टिस ने द्वैत शासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक भी रहा है। बाद में यह सिद्धांत 1919 के ही भारतीय शासन विधान में लागू किया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन, और जो द्वैत शासन शुरू किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन नहीं, 1919 में द्वैत शासन की शुरुआत जो हुई थी वह, देखिए, द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1919 के एक्ट में हुई थी। किस पर? प्रांतों में। ठीक है, अब यही प्रश्न अगर आ जाए कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1935 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 के एक्ट में। ठीक है, प्रश्न 49 देखिएगा। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी? किसने कहा था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय ने कहा था ये बात है। ठीक है, कि मेरी पीठ पर पड़ने वाली एक लाठी ना ब्रिटिश साम्राज्य पर ताबूत में कील की साबित होगी। ठीक है, इन्होंने कहा था। और लाला लाजपत राय की मौत से दुखी होकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। कब हत्या कर दी? जैसे ही लाला लाजपत राय का डेथ हुआ, उसी दिन इतने ये लोगों को थे कि उसी दिन सैंडर्स की हत्या कर दिया था लोगों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। और इसी हत्या के विरोध में, और इसी हत्या के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, इसी हत्या के कारण, सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा है तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब साइमन कमीशन में कितने लोग थे? 7 लोग थे। ठीक है, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इस कमीशन को क्या कहा? श्वेत कमीशन कहा कि यह तो भाई श्वेत कमीशन है, श्वेत लोगों का कमीशन है, भारतीय तो है ही नहीं। और ये इसीलिए इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। ठीक है, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, जो भारतीयों को व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया था। जब कमीशन लाहौर पहुंचा था तो वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के दौरान लाला जी पर काफी चोटें आई।
इस दमन पर लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पर एक एक पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। ये बातें लाला लाजपत राय ने कही थी। प्रश्न 50 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। देखिए एक सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन में बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझिए 3 या 4 क्वेश्चन के बराबर है, जो बढ़िया एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया जा रहा है। देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को पीड़ा पहुंचाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, तो 1 और 2 जो है आपका सही है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के अनुसार 1 और 2 जो है ऑप्शन सही है। 1 और 2 मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। केवल 399 रुपये की सीरीज है ये। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।